जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं 22 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर 22 फरवरी 2023। आपको पता है कि इस करेंट अफेयर में मैं आपको कराता हूं कुछ चुनिंदा सवाल और फिर कराता हूं आपको न्यूज़पेपर में जैसे है कि ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मालाबार नावल ड्रिल्स दिस अगस्त। तो मालाबार जो कि भारतीय नौसेना और पहले अमेरिका के बीच होता था, अब ये क्या है, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध अभ्यास होगा, तो इसके बारे में। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जिसमें आपको 8 प्रश्न हैं, समसामयिकी लेख हैं और विगत वर्षों में एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ प्रश्न भी हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो पहला सवाल है वो क्या है। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया। तो सागर परियोजना के तीसरे खेल फेज का अनावरण पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया, ठीक ना। और ये योजना है क्या? तो ये योजना भारतीय नौसेना के मछुआरों के साथ संपर्क बनाने की योजना है, जिसके तहत क्या है, मछुआरों को क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके। और 21 फरवरी को इसका समापन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र राज्य में मत्स्य विभाग द्वारा सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा एक अस्थायी योजना प्रस्तावित की गई है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा गीत के मराठी संस्करण का विमोचन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम का क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहा है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम क्या है? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में, सागर परिक्रमा एक पहल है जिसका उद्देश्य मत्स्य पालकों एवं अन्य हितधारकों के मुद्दे को हल करना है तथा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न मत्स्य योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या करना है? योगदान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है किसके तहत? तो नाभिकीय विखंडन के तहत। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। यह संयंत्र प्लांट 560 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इससे 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नींव का पत्थर 2014 में रखा गया था, हालांकि निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, हो रहा है। पहला चरण 2025 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 2028 तक पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की भी अनुमति दी गई है, जो एक आगामी और आशाजनक क्षेत्र है। और आने वाले समय में भारत परमाणु ऊर्जा विभाग के एक बयान के अनुसार भारत के ज्यादातर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। अब उत्तर भारत में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। उत्तर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कौन सा है? डस्टलिक है। डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो डस्टलिक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवर्षीय या वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च तक पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान के 14वीं बटालियन के द गढ़वाल राइफल्स करेगी, जबकि उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तरी पश्चिम सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य सैन्य क्षमता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 20 फरवरी से पिथौरागढ़ के सैन्य क्षेत्र में शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 40 से 45 जवान इसमें हिस्सा लेंगे, टुकड़ियां होगी। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों देशों के 90 जवान शामिल होंगे। इसमें पहले 2019 में पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान के का, जबकि 2021 में भारत और नेपाल की सेना का भी क्या हो चुका है? युद्धाभ्यास हो चुका है। आइए अगला सवाल है आपके सामने। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को क्या किया है? अपना आयुष्मान खुराना जी को, ये है आयुष्मान खुराना जी, आप लोग देखे ही होंगे इसका मूवी सब, क्या
विक्की डोनर। भारत में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभिनेता को नेशनल एम्बेसडर के रूप में नामित करने की घोषणा यूनिसेफ के द्वारा की गई थी। अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में आयुष्मान यूनिसेफ के साथ काम करेंगे ताकि हर बच्चे के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार मिल सके। 2020 से पहले आयुष्मान बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया था। वो अपनी नहीं, और ये क्या है, देखिए यूनिसेफ के बारे में क्या है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, संगठन है जिसे दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है। पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता था। यूनिसेफ को अब औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सब जानता है ये कौन बन गए हैं, आपके अपने विराट कोहली। और ये कारनामा उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 रन ही बनाए थे, लेकिन उसी से कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के करियर के दौरान कीर्तिमान अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर बना लिया। विराट कोहली ने टीम में दूसरी पारी के दौरान जब अपने 12वें रन को पूरा किया तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने के आंकड़े को छूने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। वही कोहली इस मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बन गए। विराट को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 549 पारियां खेलनी पड़ी। इससे पहले सबसे तेजी से 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए 577 पारियां खेली थी। विराट ने सचिन को 28 पारियों के अंतर से पीछे छोड़ दिया। वहीं तीसरे पायदान पर काबिज रिकी पोंटिंग 25,000 बनने के लिए 588 पारियां खेलनी पड़ी थी। तीनों फॉर्मेट में विराट का प्रदर्शन। विराट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन 492 मैच की 559वीं पारी में खेली बल्लेबाजी करते हुए पूरे किए। विराट कोहली ने वनडे में 271 मैच की 261 पारियों में 57.69 की औसत से 12,809 रन बनाए हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय टी20 में उन्होंने 115 मैच में 107 की पारियों में 52.73 की औसत से 4,008 रन बनाए हैं। और वही टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 106 मैचों में 180 पारियों में 8,108 क्या है 85 रन हो गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस फरवरी 20, ठीक। इसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। इसका मुख्यालय उद्देश्य व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना है। साथ ही लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना। इसके लिए हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 की थीम क्या है? तो हर साल सामाजिक न्याय पर विशेष दिवस के लिए एक विषय चुना जाता है। पिछले साल 2022 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट था, जबकि 2023 का है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना, ओवर कमिंग बैरियर्स एंड अनलेसिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल जस्टिस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का महत्व आधुनिक समय के दौरान विश्व सामाजिक न्याय दिवस का महत्व और बढ़ गया है। समाज में यह जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि सभी एक हैं और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं देखना चाहिए। भारत सरकार की सभी योजनाएं चल रही है, इसके अंतर्गत लोगों को समान अधिकारों की कोशिश की जा रही है। साथ ही समाज में व्याप्त असमानता की जड़ों से समाप्त करना है। इससे समस्त समाज का क्या होगा? एक साथ विकास होगा। गृह मंत्री अमित शाह के शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में किया है। कहाँ किया है? महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 19 फरवरी को पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव दृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र नाथ फडणवीस भी उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और वीरता को उजागर करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक थीम पार्क शिव सृष्टि का निर्माण किया गया है। हालांकि 20 फरवरी से नागरिकों के लिए खोला जाएगा। पुणे के अंबे गांव में 21 एकड़ में फैला हुआ इतिहास के विद्वान स्वर्गीय बाबा साहेब पुरंदरे के परियोजना की परिकल्पना की थी। इसके लिए निष्पादन के लिए महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान का गठन किया गया। इसका पहला चरण सरकार वारा 17वीं शताब्दी की वास्तुकला को दर्शाता है, जिसमें प्रदर्शनी, दीर्घा, एग्जीबिशन गैलरी है, जहां विभिन्न किलों में से संबंधित कहानियां और सूचनाएं ऑडियो विजुअल माध्यम से बताया जाएगा।
इसमें देवगिरी, सिमनेरी, पुरंदर, विशालगढ़, पहनाला, सिंहदुर्ग और सिंहगढ़ जैसे किले हैं। सबसे पहले जो है किस किले को जीता था शिवाजी ने, तो सिंहगढ़ को ही जीता था। कहानी और प्रतीकात्मक प्रदर्शनी का हिस्सा है। आइए अगला सवाल देखते हैं साथियों। नीचे किससे नीति आयोग का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया? तो कल न्यूज़पेपर में आपको पढ़ा दिए थे, बी.आर. सुब्रमण्यम को किसे बनाया गया है? बीबी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ये है आपके बीबी सुब्रमण्यम, वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? के परमेश्वर अय्यर थे और उससे पहले अमिताभ कांत थे। नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया। बता दें कि परमेश्वरन अय्यर की जगह सुब्रमण्यम को जिम्मेदारी दी जाएगी। परमेश्वरन अब विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक का पद संभालेंगे। विश्व बैंक में किसका? कार्यकारी निर्देशक का। अगले 2 साल तक बी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ रहेंगे, जबकि परमेश्वरन अगले 3 साल तक विश्व बैंक की जिम्मेदारी को संभालेंगे। कौन है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम? नीति आयोग के नए सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2 साल के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ओएसडी की जिम्मेदारी भी संभाला है। 24 जून 2018 को उन्हें जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। बीबीआर की नक्सल विचारधारा और नक्सलियों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का एक्सपर्ट माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह पद पर भी रह चुके हैं। सुब्रमण्यम 2004 से लेकर 2008 तक पूर्व सीएम पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। रक्षा निर्यात का पारिस्थितिकी तंत्र। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? हमीद कलंदर जी हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तक किस वायसराय के समय पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और इसी को गैगिंग एक्ट कहते हैं। इसके तहत क्या था कि जो भी अखबार अंग्रेजी में छप रहा है उसको, वो तो ठीक है, लेकिन जो अखबार अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में छप रहा था तो उसको क्या किया गया? बैन किया गया। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? हामिद कलंदर है। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। इस पर कहानी भी बना है, फिल्म भी बना। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। कैरेट एंड स्टिक की नीति कौन अपनाया था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में क्या कहा जाता है? सामाजिकता का जनक कहा जाता है। पाकिस्तान का सच्चा निर्माता कहा जाता है। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल और कहां प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। और कहां स्टार्ट किया था? बंगाल में स्टार्ट किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। सूर्यवंश के संस्थापक थे। 1540 से लेकर 45 तक या दिल्ली की गद्दी पर क्या किए थे? बैठे थे। अष्टम मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध ने अष्टम मार्ग के पालन करने की शिक्षा दी। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ये सब। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और तृतीय युद्ध के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? तो वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संगीता में सबसे बाद की संगीता कौन सी है? वज्र सोनिया संगीता। यजु संगीता में सबसे बाद की संगीता कौन है? वज्र सोनिया संगीता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? पिलानी ने। किसने? पिलानी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थायित्व किया था ईरानियों ने। खरोष्टी लिपि भारत में कहां से आया? ईरान से। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है। सुत निपात में। किसमें? सुत। चिरांद में लोहे व काले मृतभंड काल का संबंध किस धातु से? लोहे से। ओके। और चिरांदर आपका कहाँ है? तो सारण बिहार में है। कहाँ है? सारण बिहार में है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? विल्लम। संपन्न और धनी किसानों को संगम साहित्य में। और संगम साहित्य की रचना पांड्य वंश के शासन काल में हुई थी। ऋग्वेद में अनंध्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। किसका यूज? अनंध्या। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? सराय अदल। क्या कहा जाता है? सराय अदल कहा जाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सीजीएल 2022 के प्रश्न थे। और उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं रक्षा निर्यात का पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसको भी देख सकते हैं।
चलिए अब हम लोग चलते हैं आपके न्यूज़पेपर पे। कहाँ चल रहे हैं? न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर में है पहला कि ऑस्ट्रेलिया 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 टू होस्ट। ऑस्ट्रेलिया पहली बार होस्ट कर रहा है इट्स फर्स्ट मालाबार नोवल ड्रिल दिस अगस्त। ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द मालाबार मिलिट्री ट्रायल नेवल एक्सरसाइज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल होगा। एंड द यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। और यूएसए भी क्या होगा? शामिल होगा। तो यूएस द हाई टेम्पो ऑफ क्या है? बैटल engagement between the two countries will continue with Australian Prime Minister Anthony Albanese and the Foreign Minister Penny Wong scheduled to visit India early March, during which officially said some major डिफेंस इंडस्ट्री कुड बी अनाउंस्ड। तो ये कब एंथनी ब्लीज जो है आ रहे हैं इंडिया? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री। तो मार्च में। तो ये मालाबार 2013 इज scheduled delayed to held in August and Australia will host this edition। और ऑस्ट्रेलिया इसका क्या करेगा? उद्घाटन करेगा, एडिशन होस्ट करेगा, मतलब मेजबानी करेगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन कौन शामिल होगा? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। However, a final discussion is yet to be taken on the modality and still bring final issue to official made suddenly started. MS Wang is scheduled to attend the G20 foreign ministers meeting on the March 1 to 2nd, and Mr. Albanese is scheduled to visit India on March 18 on a क्या है? बायलैटरल विजिट। बायलैटरल द्विपक्षीय समझौते के लिए वहां के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। द विजिट कम्स months after the economic cooperation and trade agreement come into foreign force। The visit comes क्या है? मोस्ट। आप देखिए अगला क्या है? अगला है आईसीएमआर डेवलप्स व्हीट दैट कैन बीट द हीट। आईसीएमआर ने एक ऐसा व्हीट बनाया है, ऐसे गेहूं की नस्ल बनाई है जो क्या कर सकती है? ज्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है। साइंटिस्ट ब्रीड न्यू वेराइटी फॉर ईयरली स्विमिंग टू एस्केप मार्च मरकरी स्काइप्स। मार्च में आने वाले जो गर्मी है उससे। ये क्या है? फॉर्म लेफ्ट ICAR-DG हिमांशु पाठक। कौन है ये? हिमांशु पाठक है लेफ्ट में। ICAR प्रिंसिपल साइंटिस्ट राजवीर यादव, ये है राजवीर यादव। एंड इट्स डायरेक्टेड AK सिंह। और ये क्या है? AK सिंह है। विथ द न्यू HD 3385 वैरायटी एंड द इंस्टीट्यूट्स फील्ड इन दिल्ली। ओके, तो ये क्या है? ऑन मंडे द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस दैट इट हैज सेट अप द committee to monitor the situations arising from the increasing in temperatures and its impact, if any, on the wheat crops। तो क्या किया गया है? क्या क्या पूछा जा सकता है कि नए बीट का वैरायटी क्या है? HD 3385। ओके, अगला है UPI गोज ग्लोबल इंडिया सिंगापुर स्टार्ट इंटेंस फंड ट्रांसफर PM हेल्थ न्यू एरा। तो क्या किया सिंगापुर ने? जो है यूपीआई को अपना लिया है। अब सिंगापुर में आप जाइएगा तो अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, इस पे PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या है? एक नए एरा का शुरुआत है। 16 देशों ने क्या किया है? यूपीआई को अपना लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट्स ली हिसेन लुंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली हिसेन लुंग एट द लॉन्च via video conferencing of UPI Pay now linkage Tuesday। ओके, तो इसको जोड़ दिया गया है। अब क्या? ई ट्रांसफर अक्रॉस बॉर्डर। द न्यू linkage will enable users to each of the two fast payment system UPI in India and Pay Now in Singapore। Pay Now कहाँ है? सिंगापुर में। to make it the start low cost fund transfer a reciprocal basis without a need to get on border the other पेमेंट सिस्टम। ओके, अगला देखिए स्पेन इंट्रोड्यूस पीरियड हैव लेवल डिबेट अराउंड इट। Spain has become the first European country to introduce paid ministerial levels according to the law passed of February 16। The government will put the bill for monthly paid leaves
स्पेन क्या करेगा, मंथली महीना में एक दिन लोगों को क्या करेगा, छुट्टी देगा और पे लीव देगा, ठीक ना। चलिए, हरियाणा बीबी कश्मीर विस्थापित विद्यार्थियों को हर कोर्स में देगा आरक्षण। ओके। कल से आवेदन शुरू, 15 मार्च तक अंतिम तिथि, 13 विषयों के शिक्षकों की होगी भर्ती। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हरियाणा सरकार में आ रही है किसकी, टीजीटी की भर्ती, 7,471 पदों की। उसके बाद है क्या चाहिए, टेंडरिंग के विरोध में एकजुट होने लगे विधायक, विपक्ष के को सत्ता के विधायकों का मिला साथ। ई ट्रेडिंग के विरोध में एकजुट होने लगे विधायक, विपक्ष को सत्ता पक्ष के विधायक का मिला साथ। सदन में भाजपा जाजपा और सरकार के समर्थन दे रहे निर्दलियों ने भी सरपंच के हक में बुलंद की आवाज। सानिया ने दुबई में हार के साथ ली टेनिस से विदाई। सानिया 3 महिला युगल और 3 मिश्रित युगल के खिताब में शामिल है सानिया मिर्जा। करियर के आखिरी टूर्नामेंट के पहले दौर में हारी सानिया मिर्जा। मिर्जा कीज की रशियन जोड़ी को हराया। अब हैदराबाद दुबई में टेनिस एकेडमी चला गया। अब हैदराबाद और दुबई में क्या चलाएगी सानिया मिर्जा, टेनिस एकेडमी चलाएगी। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को टेनिस खेलना सिखाए, क्योंकि भारत की पहली ग्लोबल टेनिस खेले प्लेयर थी सानिया मिर्जा, भारतीय टेनिस स्टार। सानिया मिर्जा ने संन्यास लिया। 377 हफ्तों तक शीर्ष पर रखकर वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच ने रचा इतिहास। इतना लंबा समय तक कोई भी नहीं रहा था। मेदवेदेव टॉप 10 में की वापसी। जोरेव की रैंकिंग में सुधार। ओके। पिछले महीने ही 22वें ग्रैंड स्लैम जीत कर की थी नडाल की बराबरी। तो पिछला महीना कौन सा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को कौन जीत लिया है, आपका नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। अगला मध्य प्रदेश में हावी हो रही है जातिगत सियासतें। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति जन प्रतिशत दिखा रहा है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दिखा रहा है ज्यादा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। संसद रत्न सम्मान के लिए अधीर रंजन चौधरी, मनोज झा और समेत 13 सांसदों को नामित किया गया। इनके नाम की अवार्ड के लिए शामिल किए गए हैं। इस समिति में जाने माने सांसद और नागरिक समाज सदस्य भी शामिल थे। सम्मान के लिए नामित सांसदों में विद्युत बरन महतो, भाजपा झारखंड के, ये सभी अभी मिला नहीं है, मिलने दीजिए। 17वीं लोकसभा में बिन से नहीं होता तो उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया नामित। इसमें निजी प्रश्न, निजी विधेयक, चर्चा में हिस्सा लेना आदि शामिल है। 3 पूर्व सांसद भी शामिल। ओके। भारत में जल्द नकदी से अधिक होगा डिजिटल वॉलेट लेन देन, पीएम मोदी ने कहा है। यूपीआई के तहत जब कनेक्शन हुआ था। मिसाइल का सफल परीक्षण, स्वदेशी तकनीक से बनी आईटीसी मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखते हुए मंगलवार को चांदीपुर से स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित इंडिजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक विमान के जरिए हवा में इसका परीक्षण किया गया। इस दौरान यह मिसाइल हथियार प्रणाली, रडार व अन्य तकनीक समेत प्रणाली के सभी मानकों पर खरी उतरी और सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में बूस्टर इंजन की खराबी के कारण इस मिसाइल का प्रशिक्षण असफल हो गया था। ओके। अस्त्र मिसाइल का प्रशिक्षण चला। डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाले, तो अस्त्र कैसा, हवा से हवा में मार करने वाले अत्याधुनिक स्वदेशी अस्त्र मिसाइल प्रणाली का परीक्षण टाल दिया है। हवा से 110 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 20 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रहार करने वाली यह मिसाइल किसी भी लक्ष्य का आसानी से ध्वस्त करने में सक्षम है। इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाएगा। यह एसयूवी और 30 AMKI ऐसे तेजस मार्क 1 आदि विमानों में अस्त्र मिसाइल प्रणाली लगाने की क्या है, तैयारी है। ओके। अगला है हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग भंग, सीएम ने दिया जांच के आदेश। का 3 वर्ष से पेपर किए जा रहे थे लीक। तो कौन है मुख्यमंत्री हिमाचल के, तो ये हैं आपके कांग्रेस को सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला में स्थित सचिवालय में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकार से बातचीत में कर्मचारी चयन आयोग, अच्छी बात है, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब जांच पड़ताल करके 23 दिसंबर 2022 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ओटी के 379 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी, तो ये सब कैंसिल हो गया है। सरकारी भूमि पर नहीं होगा कब्जा, जियो मैपिंग कराएगी सरकार। अवैध
अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि को जियो ट्रेनिंग के जरिए को प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। गरीब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े भूखंडों पर अवैध कब्जे करने वाले रुस्खदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ओके, चलिए क्या है, नए पाठ्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल में नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। अप्रैल 2024 से पहले कोर्स तैयार करने का एनसीईआरटी को दिया गया है लक्ष्य। ओके, केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। राज्यों को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बाल वाटिका की तरह स्कूली शिक्षा का बाकी पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए रुचिकर व मूल्य परक होगा। इसे तैयार करने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अगले साल यानी अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूल में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में इस पर अमल शुरू होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर फंडामेंटल स्टेज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री जारी करने के साथ ही एनसीईआरटी के स्कूल बाकी पाठ्यक्रम को भी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। बाल वाटिका का अध्ययन सामग्री से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि नया पाठ्यक्रम रुचि परक, मूल्य परक, सामाजिक व सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने वाला होगा। स्कूलों में उपयोग होने वाले खिलौने पूरी तरह से होंगे भारतीय। ओके, तो ये क्या है, अब अगला है अल्पसंख्यकों की जगह इक्वलिटी का हो प्रयोग। आम इंडियन इम्यूनिटी कन्वेंशन में लोगों को संबोधित करते केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर। कार्यक्रम में जैन समुदाय की तरफ से लोकांश मुनि मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द का कर देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान एक है। कोई भी नौकरी या फिर पद पाने की योग्यता और नियम एक हो। अल्पसंख्यक कैटेगरी को महत्व देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ओके, चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कन्वे में केरल के राज्यपाल ने कही बड़ी बातें। देखिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार आज संभव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग की अवधि बढ़ाने पर बुधवार को विचार कर सकता है। आयोग का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो जाएगा। जस्टिस जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले विधि आयोग को कार्यकाल विस्तार देने के कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को संबंध में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विचार होगा। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल की अवधि के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस महीने की शुरुआत से राज्यसभा को सूचित किया था कि अध्यक्ष का कार्यकाल आयोग की अवधि के बीतने के साथ समाप्त हो जाता है। सरकार के सूत्रों ने पूर्व संकेत दिया था कि 22वें विधि आयोग को विस्तार दिया जा सकता है क्योंकि उसे बहुत कम समय मिला है। रिजिजू ने हाल ही में संसद को बताया कि सरकार ने 21वें विधि आयोग के समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दे का प्रशिक्षण करने और सिफारिश करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। विधि आयोग के प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता से संबंधित समान नागरिक संहिता किसमें, आर्टिकल 44 में, आपको पता ही आर्टिकल 44 में है नीति। ठीक, ये देखिए क्या है, लंबे इंतजार के बाद आज मिल सकता है नया महापौर। आपका कितना जीता है, 134, भाजपा के 104, कांग्रेस का 9 और निर्दलीय को 3 जीता है। ओके, 250 सीट है। तो महापौर कौन बनेगा, जिसको 125 प्लस होगा तो आपके पास है तो आपकी महापौर बनेगी। आपसे कौन है, तो आपसे है शैली ओबराय और रेखा गुप्ता, ये 2 उम्मीदवार है। ओके, अगला है सुनवाई की ट्रांसक्रिप्टेड भविष्य में हो सकेगी उपलब्ध। जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है अगर वह सफल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब संसद की कार्रवाई की तरह सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सुनवाई की भी लाइव ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिन ऐतिहासिक था। कोर्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सुनवाई की लाइव ट्रांसक्रिप्शन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ओके, चलिए, ये था आज का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।